प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। गुरुवार के अध्ययन काल में मैंने आपको पत्रकारिता के विविध आयाम पाठ से पत्रकारिता क्या है, समाचार की कुछ परिभाषाएं, समाचार क्या है, समाचार के तत्व। तो समाचार के तत्व के नाम दे दिए थे मैंने। आज मैं समाचार के उन तत्वों पर क्रमशः एक एक पर विस्तृत चर्चा करने का विचार बना रहा हूँ। तो समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। ये हमारे समाचार के तत्व हैं। तो हम इन समाचार के तत्वों पर क्रमशः एक एक पर आज पूरी चर्चा करेंगे। नीतिगत ढांचा तक थोड़ा समय लग सकता है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीनता। आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक कर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवीनता। किसी भी समाचार के लिए नवीनता आवश्यक है। 5-6 दिन पुराना समाचार हमने लाकर दे दिया तो लोग वो घटना घटित हो गई, उसका निर्णय भी हो गया, परिणाम भी निकला, फिर हमने समझ लिया ऐसी घटना घटित हुई, तो अब वो समाचार में नवीनता नहीं रही। इसलिए समाचार नवीन होना चाहिए। प्रिंट मीडिया में समाचार एक दिन बाद मिलता है तो उसकी नवीनता रहती है एक दिन बाद। टेलीविज़न पर या रेडियो पर तुरंत के तुरंत, रेडियो पर भी लगभग तुरंत बहुत कम मिल पाती हैं, लेकिन टीवी पर आपको तुरंत के तुरंत समाचार मिल जाते हैं। तो किसी भी घटना, अब नवीनता क्या है? किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है, न्यू है इसलिए न्यूज है। न्यूज हिंदी का उन्होंने व्याख्या कर दी, जो नएपन से जन्म ले, नवीनता से जन्म ले। जन्म, न्यू में से नवीनता। तो हिंदी भाषा का व्याकरण इसमें ले लिया अर्थ करते समय। न्यूज जैसे जलद, जल से उत्पन्न, पंकज कीचड़ से उत्पन्न, ऐसे न्यूज न्यूता, नवीनता से उत्पन्न। तो जो नवीनता से उत्पन्न हो वही समाचार है, वही न्यूज है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। कोई घटना है और उसको समाचार का रूप देना है तो सही समय पर, अर्थात छपने से पहले या एडिटिंग होने से, टेलीविज़न के समाचार में एडिटिंग होने से पहले ये समाचार कक्ष में पहुंच जाए तो ये समाचार बन सकता है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती है। समाचार पत्र के लिए छपने वाले उसके पिछले 24 घंटे पहले की।
जो भी घटना है वे समाचार का रूप ले सकते हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से बासी भी होते चले जाते हैं। जैसे समाचार कोई आज आया 2 घंटे पहले, अब 2 घंटे बाद भी वही सुनाया जा रहा, तो आदमी बार बार सोचता है तो सुन चुके हैं, टीवी में आगे बढ़ा देता, दूसरे चैनल पर चला जाता है। तो ये जो रेडियो टेलीविज़न चैनल हैं, इनके लिए जो समाचार तो तेज़ी से आते हैं और उसी तेज़ी से बासी भी होते चले जाते हैं। उनको तुरंत मिलते जाते हैं और फिर तुरंत बासी हो गए। जब 2 बार 3 बार सुन लिया तो फिर चौथी बार सुनने का मन नहीं करता। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है। हाँ, डेडलाइन पर ध्यान रखिए, प्रश्न आ सकता है डेडलाइन क्या होती है। तो डेडलाइन जब तक कि समाचारों को वह कवर पाता है, डेडलाइन समय सीमा, डेडलाइन में समय सीमा कहलाती है, तब जब तक समाचारों को वह कवर कर पाता है। एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है, अर्थात जब तक वो छपने के लिए भेज सकता है तब तक उसकी डेडलाइन है, छपने के लिए भेज सकता है। जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है वो समय सीमा है, प्रिंट मीडिया की समय सीमा, डेडलाइन, जिसे बोलते हैं डेडलाइन। बस इसके बाद अब कोई समाचार छपेगा नहीं। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। और डेडलाइन क्या हुई कि वह समय सीमा जहां तक वह कवर कर सकता है समाचारों। अब रात के शाम को 5 बजे के बाद के जो समाचार हैं वो उसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि उनका एडिटिंग आदि करते करते समय हो जाएगा और छपना भी है 11 बजे तक, तो उसकी समय सीमा बहुत से बहुत है तो 5 बजे तक है। हाँ, कभी कभी कोई मैच आ रहा होता है, वो पता है कि वो 7 बजे संपन्न हो रहा, तो उतना एक पेज रोक लेते हैं आजकल समाचार पत्र, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर से टाइपिंग हो जाती है, प्लेट बन जाती है तुरंत। तो एक ऐसे कुछ खास है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को 7 बजे अपना उद्बोधन देना है, तो वो कोई ना कोई अखबार कुछ वाले उतना पेज के लिए एक पेज रोक लेते हैं जिस पेज में उसको डालना है, बाकी सब छाप लेते हैं। तो वो डेडलाइन हो गई, जब तक समाचार को कवर किया जाए वो उसकी डेडलाइन है, जब तक कवर किया जा सकता है वो उसकी डेडलाइन था, समय सीमा। ठीक है ना। अब इसमें जो गतिविधि दी है इसको बाद में समझाएंगे। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकते हैं। अब ये जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन उसकी कोई घटना, कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय वह द्वितीय विश्व युद्ध की, इतने पुराने विश्व युद्ध की कोई भी घटना या जानकारी नवीनता युक्त समाचार बन सकता है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इतिहास की हैं, कोई स्तंभ हैं, स्तूप हैं, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। अब हमारे देश में तो बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो विदेशों को इसकी जानकारी नहीं है, और विदेशों में इसका समाचार निकाला जाए तो उनके लिए नई नवीनता ही है, क्योंकि वो इससे पहले उसको जानते नहीं थे। पुराने से क्या मतलब हुआ? नवीनता वह है जहाँ लोग उस चीज़ को नहीं जान पाए हैं और वह समाचार मिलता है, तो वो नवीनता है। निकटता,
निकटता का मतलब समीपता, आसपास, हमारे नज़दीकी। तो किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व की का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होती है। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है, यह मानव स्वभाव है। तो कोई भी घटना है, सपोज कीजिए आप विदेश में हैं, आप भारत के अंदर ही आप रहने वाले हैं कानपुर के, और आप गुजरात में हैं, और कानपुर में कोई घटना घटित हुई और समाचार वहाँ मिला, तो आप सारे समाचार को बाद में पढ़ेंगे, पहले वो कानपुर में घटित हुई घटना का समाचार जरूर पढ़ेंगे। क्यों? निकटता है, वो आपके निकट की बात है। भले आप कितने भी दूर हों, लेकिन आपको पता कानपुर मेरा शहर है। तो जो क्षेत्र से संबंधित हैं ऐसे लोग, हम कानपुर में रह रहे हैं तो कानपुर की समाचार भी हम पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले कि आज कानपुर में क्या क्या घटित हुआ। देश विदेश की तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कानपुर में क्या घटना घटित हुई, क्या चीज़ हुई, वो हम जरूर पढ़ेंगे। कोई घटना घटित हुई कानपुर में तो हम उसको गौर से पढ़ेंगे, भाई किस मोहल्ले की है, कहाँ की है, कहीं हमारा परिचित ही तो नहीं। तो ऐसे समाचार, ऐसी घटनाएं, ऐसी सूचनाएं निकटता को लिए होती हैं, तो पत्रकार उनको पहले कवरेज देता है, क्योंकि उससे उनका पाठक वर्ग और श्रोता समूह सुनने के लिए लालायित रहेगा, पढ़ने के लिए लालायित रहेगा। इसलिए निकटता भी होनी चाहिए समाचारों में। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है, यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं से के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं। आपके मोहल्ले में कोई घटना घटित हो जाए, आप तुरंत बाहर निकल के देखें क्या हुआ, क्योंकि वो आपके मोहल्ले की बात है। किसी अन्य मोहल्ले में वो घटना घटित हुई, आप सुनेंगे पड़ेगा हाँ भाई गलत हुआ, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ उस मोहल्ले में दौड़ कर भाग के जाएँ, पेट्रोल खर्च करें, दूर देखने जाएँ कहाँ घटित हुई घटना। आपको बेवकूफ़ कहेगा क्यों भैया इतनी दूर से दौड़ते हुए। हाँ, यदि आपका कोई वहाँ पर अपना है तो वो भी निकट हो गया, वो दूर की घटना भी आपके निकट की घटना हो गई। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। अचानक विदेश में कोरोना जैसे फैला तो लगा अरे हमारे भारतीय लोग भी तो वहाँ हैं, वो निकटता है ना भारतीयों से, अपने से अपना तो निकटता है, अपना तो भी मान लीजिए वो विदेशों में हैं। कोरोना का सुनते ही है यहाँ के रहने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके अपने भयभीत हो गया है, वो कैसे परेशानी हो रही होगी, इतने लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ मान लीजिए कोई बम फेंका जा रहा होगा किसी विदेश और अपने लोग हैं वहाँ, तो आप चिंतित हो जाएंगे। आप उस समाचार को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। निकटता थी ना आपकी, निकटता। तो निकटता के आधार पर भी समाचार का जो है अत्यधिक प्रभावी होता है। जो जितने पाठक या श्रोता के नज़दीकी घटना घटित होगी तो उसको गौर से पढ़ेगा, तो उस समाचार पत्र के प्रति लोगों की रुचि जागृत होगी। इसमें भाई हमारे निकट के समाचार ज़्यादा दिए जाते हैं। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना के खबर बनने की संभावना ज़्यादा है जो उसके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई हो। अब जो दो घटनाएं हैं,
दोनों ही शहर की ही हैं, लेकिन उसमें जो आपके मोहल्ले की है या आपके आपके अपना कोई जिस मोहल्ले में रह रहा है वहाँ कोई घटना घटित हुई तो आप गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपकी निकटता का समाचार था। इसका एक कारण तो करीब होना है, और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है, व्यक्तिगत हम पर भी, हमारे निकट के लोगों का कोई घटना है, मोहल्ले घटना है, तो हम पर भी उसका असर पड़ता है। इसीलिए हम उसको गौर से पढ़ेंगे। मसलन किसी एक ख़ास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है, और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से भी है। मोहल्ले में कोई घटना घटित हो गई, चोरी हो गई या कुछ भी बात हो गई, तो आप भी सुरक्षित होना, अपने आप में भयभीत होंगे या अपने बचाव के लिए प्रयास करें, क्योंकि आपको मालूम है आज हमारे मोहल्ले की इस बगल वाले में घटना घटी, कल हमारे यहाँ भी हो सकती है। तो आप सुरक्षात्मक रूप से तत्पर हो सकते हैं कि हमको क्या कर लेना चाहिए। तो इस तरह से ये तीसरा हो गया, दूसरा हो गया है। पहला था नवीनता, दूसरा निकटता, तीसरा है प्रभाव, कि उस समाचार का या घटना का प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या पढ़ने वाला है। तो इसको भी विचार किया जाएगा, तो उसको समाचार का स्थान दिया जा सकता है। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। मतलब कोई घटना घटित हुई तो उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ा, कितने लोग उससे प्रभावित हुए, तो ये जो पता लगाया जा सकता है कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं या कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अर्थात लोगों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव पड़ना चाहिए। ज़्यादा प्रभाव, जितना प्रभाव पड़ेगा उतना ही समाचार, उस सूचना को समाचार होने की पुष्टि करता है। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, देखा कि हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का कोई व्यक्ति इस कोचिंग क्लास में या इस जगह पर उनके पास जाकर IAS में क्वालिफाई हो गया, तो ये समाचार निकला भाई इस बालक ने यहाँ पढ़ते हुए, अपने इन गुरुजनों के पास पढ़ते हुए आज IAS को क्वालिफाई किया है, IAS की वरीयता सूची में इतना पहला, तीसरा, चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो लोग जानने की जिज्ञासु हो जाएंगे। अब उससे क्या हुआ कि लोगों को प्रेरणा मिली, ठीक है ना, लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा, और सीधा प्रभाव पड़ा तो वो क्या बन जाएगी, एक समाचार बन सकती है। उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। यदि 100 लोगों को से मिल रहा है तो समाचार प्रभावी नहीं है, लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं 1 लाख लोगों को उसका लाभ मिलने वाला हो तो लोगों पर उसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ रही, भाई इतने लोगों को कम से कम रोज़गार मिल गया, लोग सोचते हाँ ये बहुत अच्छी बात है, तो प्रभाव पड़ा। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिसका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है, हो सकते हैं, और इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्व को आंका जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जन रुचि, किस समाचार में लोगों की रुचि अधिक है। आज तो रुचि लोगों की चटपटे समाचार सुनने की है। कोई साहित्यिक कवि सम्मेलन हुआ, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लोग, खूब बड़ा बड़ा दे दिया तो भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज इस शहर की एक बालिका जो पढ़ने जा रही थी उसको अपहरण हो गया, और लोग देखेंगे कौन है, पढ़ेंगे। ये आज रुचियाँ बदल गई हैं। आज इस फिल्मी हीरोइन के
उनका ये स्टेटमेंट आया, इन्होंने ये ऐसे वेश पहना, आज ये इस तरह का वेश पहने हुए निकली, लोगों ने चकाचौंध हो गई, ये समाचार कौन हीरोइन थी, आप चकाचौंध आपके अंदर आएगी और आप उसको ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे। हीरोइन के, फिल्मी अभिनेताओं अभिनेत्रियों के समाचारों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्रिकेट के समाचार को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अर्थात खेल से संबंधित समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लड़ाई दंगों के समाचारों को पढ़ेंगे। तो जनरुचि किस समाचार में है, ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। तो उसको भी देखकर भी, ये भी समाचार का इसीलिए तत्व है कि जनरुचि के आधार पर जो समाचार बनेगा उस पर लोगों का प्रभाव पड़ेगा, जिससे समाचार की बिक्री अधिक, पत्र की बिक्री अधिक होगी, टेलीविज़न के समाचार सुने जल्दी ज़्यादा जाएंगे, लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से जनरुचि, किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके टारगेट ऑडियंस होता है, उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह, टारगेट ऑडियंस होता है, एक लक्ष्य समूह होता है समाचार, हर समाचार पत्र का या समाचार का, और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है, और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियाँ कोई स्थिर चीज़ नहीं है, गतिशील हैं। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है, लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तित लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। अर्थात आज जितने भी समाचार पत्र हैं या टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स हैं, ये लोगों की रुचियों को बदलने में बड़ा सहयोग कर रही हैं। यदि प्राचीन पद्धति की रुचियां हैं, प्राचीन पौराणिक रुचियां हैं, तो वे आज के समाचार वाचक या समाचार चैनल्स या उनके कार्यक्रम लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाते हैं, नवीनता लाने का काम करते हैं। तो ये हो गई जनरुचि। अब है टकराव या संघर्ष हुआ हो, कहीं दो गुटों में संघर्ष हुआ, दो गुटों में तक टकराव हुआ। अब आप देखें कौन कौन से दो गुट थे, अब नाम नहीं दिया, आप में मन मार कर रहेगा, अरे नाम तो नहीं दिया, समझ जाएंगे जब नाम एक आध दो आ जाएंगे तो समझ जाएंगे अच्छा इन दो लोगों में, लेकिन उसको मेन हेडिंग, बड़ी हेडिंग नहीं बनाएंगे जातिगत या सांप्रदायिकत बात को लेकर। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है, जानना चाहते हैं कहाँ लड़ाई हो गई। इस तरह से ये पत्रकारिता के मूल्य भी हम पढ़े लेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, हम पढ़ा भी देंगे। देख लेते हैं इसमें क्या है। पत्रकारिता की तरह से, पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकार रोज का इतिहास अखबार पन्नों में दर्ज करता है। ये प्रश्न आ सकता है कि पत्रकारिता को इतिहास लेखन क्यों कहा गया है? क्योंकि पत्रकार रोज का इतिहास खबर के पन्ने में दर्ज करता चलता है। उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन वह इतना आसान होता नहीं। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भड़के। वह सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता, ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का न पहुँचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें, ताकि उनके समाचारों में वे वजह और बिना ठोस सबूतों के किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता की अशांति फैले। तो हमारा चल रहा था तत्व टकराव या संघर्ष। टकराव या संघर्ष की कोई घटना है तो वो भी समाचार बन सकती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं। हाँ, तो टकराव या संघर्ष
दिया गया है, हो रहा है, तो वे बचने के लिए अखबार को जरूर पढ़ेंगे। भाई घटना किस इस तरह की हुई है, छोटी मोटी हुई तो कोई बात नहीं, तो कहीं इसका विशाल रूप बढ़ता जा रहा है तो वे अपने सुरक्षित करने के लिए अपना व्यवस्था करेंगे। कहीं जाना होगा तो जा भी सकते हैं, घर छोड़कर ताला लगाकर भाग भी सकते हैं। तो टकराव या संघर्ष की कोई घटना है तो वही समाचार बन सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष और टकराव नहीं चाहता है, इसलिए वे उससे बचने का उपाय पहले से ही कर लेंगे। वे उससे बचना चाहते हैं और इसीलिए उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी रहती है। तो टकराव का मतलब कि लड़ाई युद्ध नहीं है। चुनाव हो रहा है, ये भी टकराव है। खेल हो रहा है, ये भी दो टीमों का टकराव है। तो इससे संबंधित समाचार भी, संबंधित घटनाएं भी क्या हो सकती हैं, समाचार बन सकती हैं। तो टकराव या संघर्ष की स्थिति। अब महत्वपूर्ण लोग, मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह एक खबर हो जाती है। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, तुरंत खबर हो गई, वो अब ठीक हो गए हैं, उनको गले में दर्द था, थोड़ा आराम मिला है, पल पल की घटना जो है समाचार बन जाती है। अमित शाह जी फिर से दोबारा अस्पताल में जो है एडमिट हो गए हैं, भर्ती हो गए हैं। तो ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, ऐसे लोग जिनके बारे में जानने की सबको इच्छा होती है, तो ऐसे लोग, मान लीजिए केजरीवाल पर आज ये घटना घटित हुई, किसी ने केजरीवाल को अपशब्द कह दिया, तो एकदम ये आम बात, ये हम लोगों को, मैं किसी को कह दे कोई बात नहीं, आपस में लड़ लिए ख़त्म हो गया। लेकिन केजरीवाल पर यदि कोई प्रहार हुआ, बच भले ही गए हों, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अरे मुख्यमंत्री है दिल्ली का। तो जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उच्च पदस्थ लोग होते हैं, जिनका समाज में एक स्थान है, जिन्हें हम भी आदर सम्मान देते हैं, उनके विषय की कोई भी समाचार, कोई भी घटना, कोई भी सूचना समाचार बन सकती है। कोई बड़ा खिलाड़ी है, फिल्मी अभिनेता है, साहित्यिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है, बहुत बड़ा पत्रकार है, तो इनसे संबंधित सूचनाएं समाचार बन सकती हैं। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रसारित करके दिखाई पड़ते, क्योंकि वो आजकल पत्रकार खोजबीन करना कहाँ चाहते हैं, उन्हें तुरंत मिल जाए। अब कहीं से थोड़ा बहुत ऊंचा पांची से हो गया तो सही तथ्य नहीं मिले, इसीलिए वे कई बार प्राचीन साहित्यकारों के जीवन पर पूर्ण सत्य नहीं दे पाते। तो ये महत्वपूर्ण लोगों की कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना भी समाचार बन सकती है। अब है उपयोगी जानकारियाँ। आपको उपयोगी विज्ञान से संबंधित जानकारी है, कृषि से संबंधित जानकारी है, साहित्य से संबंधित जानकारी, तो ये जानकारियाँ भी समाचार बन सकती है, समाचार पत्र में स्थान पा सकती है, समाचार पत्र में स्थान पा सकती है। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, यहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के निजी जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसीलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। तो ये है
क्या था, उपयोगी जानकारी। और जो उपयोगी जानकारी वो लेने की सब में इच्छा बनी रहती है, यही लालसा, यही इच्छा, यही जिज्ञासा। तो समाचार का मुख्य तत्व है, मुख्य बिंदु है तो वो जिज्ञासा, अर्थात कहानी, सारी उपयोगी जानकारियाँ मिल जाना, कहानी के रूप में मिल जाए, किसी के रूप में मिल जाए तो वो समाचार बन सकती है। अब है अगला, अनोखापन। नवीनता और अनोखापन में अंतर है। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है। कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो कोई समाचार में निकालेगा आज को उसको, हाँ, लेकिन इसी कुत्ते ने किसी बड़े आदमी को काट लिया, किसी प्रतिष्ठित बड़े आदमी, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को काट लिया, सम्मानित व्यक्ति को काट लिया, तुरंत कैमरा पहुंच जाएंगे, वहाँ फोटो ले जाएंगे, अरे ये जा रहे थे, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, नगर पालिका वाले कुछ ध्यान नहीं देते हैं, आप देखिए कैसे बड़े से बड़े, कितने महान साहित्यकार के पैरों को कितनी क्षति पहुँच गई है, आदि आदि, वो समाचार बन जाएगी। लेकिन हम और आपको कुत्ता काट ले तो कोई समाचार नहीं बनेगा, बल्कि यदि कुत्ते को किसी आदमी ने काट लिया तो समाचार बन जाएगा, अरे आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो समाचार बन। अनोखा, ये अनोखापन है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, जो संभव नहीं है, तो ये अनोखापन है। तो ये इस तरह के घटनाओं या सूचनाओं को भी समाचार में स्थान पत्र मिल सकता है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए, अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कहीं निकला कि भाई उसके 3 आँखें हैं, लोगों की भीड़, अखबार ने निकाल दिया कि एक बालक ने जन्म लिया जिसकी 3 आँखें हैं। अब परिणाम क्या हुआ, लोगों ने कहा अरे भगवान शंकर का प्राकट हो गया है, वो भीड़ लग गई, हुजूम लग गया, साफ चढ़ौती चढ़ने लगी, भाई शंकर भगवान का अवतार प्रकट हुआ, शंकर भगवान ने पुनः अवतार लिया है। तो ये क्या हो गया, अनोखापन तो है, लेकिन कभी कभी अनोखापन क्या करता है, समाज में अंधविश्वास पैदा कर दी। अंधविश्वास हो गया कि लोग शंकर भगवान मानकर चढ़ाने लगे, दुकानें मेले में लगने लगे, वहाँ एक स्थल बन जाता है मेले का। तो ये लोगों में अंधविश्वास को जागृत करता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी समाचार बन जाती हैं। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। आजकल समाचार किसको भगवान बना दे, किसको जो है निर्धन बना दे, वो कुछ नहीं जान सकता कोई। कहीं किसी छोटे मोटे 2 शब्द लिखने वाले व्यक्ति को अखबार में उसने पैसा दिया और उसने महान कवि घोषित कर दिया। अरे लोग बाहर से बुला रहे, अरे महान कवि है, और बड़े बड़े जो है कवि सम्मेलनों में बुलाया जाने लगता है। और ये हो रहा आज, लोग अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए पैसा पहले अखबार वालों के लिए खर्च करते हैं, इसके बाद अखबार वाले या टीवी वाले उनको उठाते चले जाते हैं। अब पाठक वर्ग, जैसे जनरुचि आया था ना, ऐसे पाठक वर्ग कहाँ किस तरह का कैसा पाठक है। आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है, मतलब पाठक, पढ़ने वाला, सुनने वाला कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दोनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस बार जो ऑडियंस है हमारी श्रोतागण, पाठकगण, ये ज़्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकारात्मकता भी आती है, उसकी फीडबैक भी मिलता है। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो रुचि से पढ़ते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, धनवान हैं, बेरुचि से पढ़ेंगे, उन्हें ये भी भय रहता है कि देखें कहीं कोई सोना है जैसे, तो सोने का जो व्यापारी है, सोने का व्यापारी तो सोने के रेट को देखेगा,
गल्ले का व्यापारी वो गल्ले के रेट को देखेगा। तो इस तरह से अपने अपने पाठक अपनी अपनी रुचि के समाचारों को पढ़ते हैं। तो अब ये देखना पड़ता है कि किस तरह के समाचारों को पढ़ने वाला पाठक वर्ग है, उसी हिसाब से उसी घटना को समाचार में पत्र में स्थान दिया जाता है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन दाताओं की इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अर्थात बड़े लोगों की घटनाओं को तो, उनकी द्वारा दी गई सूचनाओं को तो प्रकाशित कर दिया जाता। किसी छोटे के घर पर डकैती पड़ गई तो कहिए कोई सुनने वाले, किसी निर्धन व्यक्ति को किसी बड़े व्यक्ति ने, धनवान ने सता दिया तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से खबरों का स्थान एक अनोखापन हो और पाठक वर्ग के आधार पर दिया जाता है कि पाठक कैसा पढ़ने वाला है, उसकी रुचि क्या है, कितने लोग हैं। क्योंकि बड़े लोगों को खरीदते भी हैं, वो विज्ञापन भी देते हैं, तो उनकी रुचियों का ध्यान रखते हुए ही समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अब है नीतिगत ढांचा, तो उसका भी एक नीतिगत ढांचा बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुछ टांग छापता चला जाएगा। तो नीतिगत ढांचा क्या है? विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह खबर जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। तो इस तरह से ये आपका समाचार के तत्व पूर्ण हो गए, सभी हो गए हैं। अब हम कल आपको संपादन, कल का मतलब मंगलवार को संपादन के सिद्धांत और तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, संपादन के सिद्धांतों का क्रमशः विस्तृत पहले मुख्य बता देंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से उनके विषय में टिप्पणी करते हुए बताएंगे। तो अगले दिन हम आपको संपादन से संबंधित जानकारी देंगे और उसके तत्व भी बताएंगे। तो धीरे धीरे ये 4 बार में ये अपना पाठ पूरा हो जाएगा और हम आपको इससे संबंधित दोनों पाठों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी देंगे। हरि ओम।